डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। पिछले एक्सपेरिमेंट में द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय अवेरी, मैक्लियोड, मैककार्टी बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे। यूनिवोकल प्रूफ कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है वह आया था अल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट्स से। ये एक्सपेरिमेंट लोगों ने परफॉर्म किया था 1952 में। इन्होंने क्या किया, दे हैड टेकन बैक्टीरियोफेज और टीटोफाजिज। वायरस है, द वायरस विच इन्फेक्ट ई कोलाई, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है बैक्टीरिया में। उस जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल समझ के अपने पास रखता है, इनकॉर्पोरेट करता है और उसका रेप्लिकेशन होता है और नए वायरल पार्टिकल्स तैयार होते हैं। तो ऐसे वायरसेस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या किया इन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहला काम किया कि 2 कल्चर मीडियम लिया। एक कल्चर मीडियम जो कंटेन कर रहा है रेडियो एक्टिव सल्फर को, S35 कंटेनिंग कल्चर मीडियम। दूसरा कल्चर मीडियम लिया जो कंटेन कर रहा है फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। जैसा कि हम जानते हैं सल्फर इज कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोरस इज कंपोनेंट ऑफ केमिकल कंपोनेंट ऑफ डीएनए। तो जिस वायरस को कल्चर किया रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग मीडियम में, उस वायरस का वायरल कोट कैप्सिड रेडियो एक्टिव हो गया, तो वायरस रेडियो एक्टिव प्रोटीन कैरी कर रहा है। जिस वायरस को कल्चर किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम में, वह वायरस कंटेन करेगा रेडियो एक्टिव डीएनए। सच वायरसेज आर कॉल्ड लेवल्ड वायरसेज। सल्फर वाले मीडियम का रेडियो एक्टिव सल्फर लेवल्ड प्रोटीन कोट वाला वायरस हो गया। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले मीडियम में जो वायरस कल्चर हुआ वह रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेवल्ड वायरस तैयार हो गया। तो 2 तरह के कल्चर तैयार हुए। अब इन लोगों ने अलाउ किया, पूरा एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप्स में है, प्रोसेस 3 स्टेप्स में है। फर्स्ट स्टेप इज इन्फेक्शन, सेकेंड इज ब्लेंडिंग, थर्ड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, दे अलाउ सेपरेटली, दोनों काम सेपरेट कर रहे हैं। इक्वली कल्चर में वायरस को अलाउ कर रहे हैं इन्फेक्ट करने के लिए, एक में रेडियो एक्टिव सल्फर कोटेड या लेवल्ड वायरस को अलाउ कर रहे हैं, दूसरे कल्चर में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेवल्ड वायरस को अलाउ करेंगे। वायरस को अलाउ करते हैं, वह अटैच होता है इक्वली से, वह इक्वली से अटैच होता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है इकोली में। 2 काम हुआ, पहले तो करीब लाए, अटैचमेंट कराए और इन्फेक्शन को प्रोसीड करा दिया। नेक्स्ट स्टेप में ब्लेंडर में एजिटेट किया जाता है इन्फेक्टेड बैक्टीरिया को, ब्लेंडर में एजिटेट किया गया। एजिटेशन से क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के बाद जो एम्प्टी वायरस रह गया वह उसका अटैचमेंट ब्रेक होता है, रिमूव होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। सेल सरफेस, फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ बैक्टीरिया वह रिमूव हो गया एजिटेशन के द्वारा, ब्लेंडिंग कर लिया। इसके बाद सेंट्रीफ्यूग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, स्पिन करते हैं, इस कल्चर को स्पिन किया और ड्यू टू स्पिनिंग डिफरेंट साइज, डिफरेंट डेंसिटी, डिफरेंट शेप वाले पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेशन में हमें 2 तरह के कंपोनेंट्स मिलेंगे, 2 लेयर मिला, एक बैक्टीरियल सेल वाला और दूसरा सुपरनेटेड जो घोस्ट पार्टिकल एम्प्टी वायरल पार्टिकल वाला और दूसरा सेल वाला, 2 तरह का मिला। अब हम इसमें रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं जब हमने इन्फेक्ट किया बैक्टीरियोफाज सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर लेवल बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट किया है। तो उस केस में देखते हैं, तो उस केस में देखा कि जो सेल है, सेलुलर कंपोनेंट है, वहाँ पे हमने रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट नहीं किया। इन लोगों ने रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट नहीं किया इन द सेल्स, बट द रेडियो एक्टिविटी वाज डिटेक्टेड इन द
सुपरनेटेंट विच कंटेन्स एम्प्टी वायरल पार्टिकल्स। तो यह क्या इंडिकेट कर रहा है? यह इंडिकेट कर रहा है कि सल्फर सेल के अंदर नहीं गया, बाहर रह गया, प्रोटीन कोट बाहर रह गया, प्रोटीन कोट अंदर नहीं जा, प्रोटीन कंपोनेंट अंदर नहीं जा रहा है, प्रोटीन कंपोनेंट बाहर ही रह रहा है। दूसरा है केस रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस लेवल्ड, जब बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन कराया गया, ब्लेंडिंग करा के सेंट्रीफ्यूगेशन करके देख रहे हैं, तो उस केस में हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिविटी वाज नॉट डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। कहां डिटेक्ट हो रहा है? दैट वाज डिटेक्टेड इन द सेल्स, यहां डिटेक्ट हुआ फॉस्फोरस। तो यह इंडिकेट कर रहा है कि फॉस्फोरस कंपोनेंट था डीएनए का, जेनेटिक मटेरियल का। तो आउट ऑफ प्रोटीन और डीएनए केवल डीएनए ही एबल है जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज टू द सेल, बैक्टीरियल सेल। तो डीएनए इसके द्वारा, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव हुआ कि डीएनए एंड ओनली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये है यूनिवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल परफॉर्म्ड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेज इन ईयर 1952। अब हमारे पास दो तरह के जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इन सर्टेन वायरसेज हम देखते हैं कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स यूकैरियोट्स में हमारे पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो विच जेनेटिक मटेरियल इज बेटर? दोनों में से बेटर कौन है? तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल? मॉलिक्यूल्स, कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल है तो कब कहेंगे कि यह जेनेटिक मटेरियल है? तो देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया, द क्राइटेरिया टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। जो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इन चारों क्राइटेरिया को, उसको कह सकते हैं कि वह जेनेटिक मटेरियल है। फर्स्ट, द मॉलिक्यूल, द केमिकल कंपाउंड मस्ट बी एबल टू फॉर्म इट्स कॉपी और एबल फॉर रेप्लिकेशन, अपना रेप्लिका बना सके। अगर यह एबिलिटी है तो कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। दूसरा, द कंपाउंड मस्ट बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। तीसरा, इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर म्यूटेशन, स्लो चेंजेस, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यूटेशन एसेंशियल है फॉर इवोल्यूशन, म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन। तो उसका स्कोप रहना चाहिए, स्कोप फॉर म्यूटेशन, स्कोप फॉर स्लो चेंजेस होना चाहिए। और चौथा, द मॉलिक्यूल और कंपाउंड शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर मेंडेलियन पैटर्न पे होना चाहिए। तो चार क्राइटेरिया है। पहला, कंपाउंड अपनी कॉपी बना सके, यानी कि रेप्लिकेशन कर सके। दूसरा, कंपाउंड स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। तीसरा, वह कंपाउंड, वह केमिकल स्लो चेंजेस को अलाउ करता हो, म्यूटेशन को अलाउ करता हो। और चौथा, कि वह मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हो। तो जो भी कंपाउंड, जो भी केमिकल इन चारों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि यह जेनेटिक मटेरियल है। अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है, डीएनए और आरएनए। क्योंकि आरएनए भी कई वायरसेज में हमने देखा है कि पाया जा रहा है एज जेनेटिक मटेरियल, सच एज टोबैको मोजाइक वायरस, क्यूवी बैक्टीरियोफेजेज, इन सब में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। तो कंपेयर करते हैं डीएनए और आरएनए को एज जेनेटिक मटेरियल। तो पहला क्राइटेरिया हमारा है कि क्या रेप्लिका अपना बना सकते हैं, क्या वो रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया को दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों कंपाउंड्स फुलफिल कर रहे हैं ड्यू टू द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कंप्लीमेंटरिटी। बेस पेयरिंग जब भी होगा वह कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ही होता है। तो उसको फॉलो करने की वजह से डीएनए तो एग्जैक्टली फॉलो करता है, आरएनए भी कुछ हद तक फॉलो करता है, तो इससे ये अपनी कॉपी बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड बाय बोथ ऑफ दिस कंपाउंड्स। सेकेंड, शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। कितना स्टेबल होना चाहिए कि लाइफ स्पेन के डिफरेंट स्टेजेज में इनमें बदलाव नहीं होना चाहिए।
फिजियोलॉजिकल कंडीशन बदल जाने पे इनमें बदलाव नहीं होना चाहिए, एज चेंज होने पे इनमें बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर इतना स्टेबल है तो वो जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। अब स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, आरएनए में देख रहे हैं कि सेकेंड कार्बन, उसके राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होना, यह इसको आरएनए को ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है, और इस रिएक्टिविटी की वजह से यह लेवाइल एंड डिग्रेडेबल हो जाता है। ये म्यूटेट भी फास्टर करेगा। तो जिन वायरसेज में आरएनए जीनोम है, दे म्यूटेट वेरी फास्टर, उनका लाइफ स्पैन छोटा होता है और उनका म्यूटेशन रेट या इवोल्यूशन रेट फास्टर होता है। तो इन दो क्राइटेरिया से देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी के कंडीशन में डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। डीएनए में थायमिन पाया जाता है और थायमिन डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो स्टेबिलिटी के ग्राउंड पे देख रहे हैं तो डीएनए ज़्यादा बेहतर दिख रहा है हमें आरएनए की तुलना में। आरएनए की रिएक्टिविटी इस दौड़ में उसको थोड़ा पीछे कर रही है। लेकिन अब एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो आरएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है। आरएनए डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और इसलिए कह सकते हैं कि यह अपने कैरेक्टर्स को इजीली एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि पूरा प्रोटीन सिंथेसिस इवॉल्व ही हुआ है अराउंड आरएनए, और यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट हो जाता है आरएनए पे फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस या फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। आरएनए का होना जरूरी है। तो इस एनालिसिस के आधार पे हम कह सकते हैं कि डीएनए इज गुड जेनेटिक मटेरियल फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बेटर है, म्यूटेशन रेट स्लोअर है। बट for the expression of characters, transmission of characters, expression of characters, RNA is the good genetic material.